इस वीडियो में दोस्तों विज्ञान के पहले यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विज्ञान की प्रकृति। कुछ चुनिंदा प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, जुटलाना या मिथ्याकरण क्या होता है? तो देखिए जुटलाना या मिथ्याकरण होता है गलत जानकारी देना। तो किसी सिद्धांत की वह क्षमता जो किसी प्रयोग और प्रेषण की व्याख्याता द्वारा ऐसी भविष्यवाणी करे जो कि वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल हो यानी कि गलत हो। यहाँ पर देखिए ये आपको लिखना है। और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत किन चरणों का अनुसरण किया जाता है? तो वैज्ञानिक विधि आपको ध्यान रखनी है और इसमें देखिए 5 चरण हैं। समस्या को परिभाषित करना होता है, दूसरा उसमें आंकड़े एकत्रित करना होता है, परिकल्पना का निर्माण करना होता है, परिकल्पना की परीक्षा करनी होती है और निष्कर्ष निकालना होता है। अगर आपको वैज्ञानिक विधि याद नहीं होती है तब दोस्तों आप इन चरणों को थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तित करते हुए कि सबसे पहले हम समस्या को परिभाषित करेंगे, उसके बाद में आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, उसके बाद में परिकल्पना का निर्माण करेंगे और देन उसके बाद में परिकल्पना की परीक्षा करेंगे और उसके बाद में आखिरकार निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको वैज्ञानिक विधि के बारे में जानकारी रखनी है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रक्रिया की क्या अर्थ है? और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विज्ञान की प्रक्रिया से क्या अर्थ है? तो प्रकृति में बहुत सी घटनाएं एवं प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। कुछ क्षणिक होती हैं और कुछ निरंतर अंतराल पर होती हैं। इन घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। इन कारणों को जानना ही विज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट, विज्ञान की प्रकृति के बारे में क्या निष्कर्ष निकलते हैं? तो देखिए पहला निष्कर्ष है, वैज्ञानिक ज्ञान सदैव परिवर्तनशील होता है। तीसरा है, वैज्ञानिक मॉडल मानव जनित खोज के रूप में यहाँ पर रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चौथा यहाँ पर है, वैज्ञानिक द्वारा वैज्ञानिक व गैर वैज्ञानिक दोनों विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान का ज्ञान है ना। और वैज्ञानिक सिद्धांत का आधार निश्चित रूप में यहाँ पर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है पांचों पॉइंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे पांचवा प्रश्न है, कार्य कारण संबंध जानने की क्या लाभ रहते हैं? तो इससे किसी विशिष्ट घटना से संबंधित हमारी समझ भी लगातार बढ़ती है। किसी भी नए आविष्कार के लिए कार्य कारण संबंध का जानना हमारे लिए जरूरी रहता है। इसके आधार पर ही वैज्ञानिक विभिन्न पैटर्न खोजते हैं, वह तार्किक आधार पर प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो प्राकृतिक घटनाओं को उनके कार्य कारण संबंध बताते हुए समझाइए। तो ये इस तरह का प्रश्न दोस्तों आपके पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए पहला आपको घटना लिखनी है, पेड़ से फल का गिरना एक सामान्य घटना है, लेकिन पेड़ से फल गिरने की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। तो ये इस तरह से वैज्ञानिक कारण यहाँ पर हो गया है। और दूसरा देखिए, भूकंप भूगर्भीय हलचलों के कारण आता है, अर्थात प्रत्येक घटना का कारण विशेष यहाँ पर रहता है। तो ये भी यहाँ पर प्राकृतिक घटना रहते हुए भी वैज्ञानिक घटना यहाँ पर कारण इसका कुछ रहता है। तो ये आपको दोनों घटनाओं के बारे में ध्यान रखना है। और इनके अलावा भी अगर आप कुछ ऐड कर पाते हैं, ये आपको मान लीजिए कि परीक्षा में ये दोनों याद नहीं आती है और इनके अलावा अगर आपको कुछ याद आती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपको यही यहाँ पर लिखना है, कुछ भी आप अपने हिसाब से जो कि आपको प्राकृतिक घटना लगे तो वो आपको लिख देना है। और अगला दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, विज्ञान की परिवर्तनशील अवधारणाओं से अर्थ समझाइए। तो विज्ञान की वह शाखा है जो लगातार विकसित होती रहती है, अर्थात विज्ञान की अवधारणाएं निरंतर बदलती रहती है। जैसे आदिकाल में यह माना जाता था कि केंद्र में स्थित है वह सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किंतु कोपरनिकस की अवधारणा व गैलीलियो द्वारा दूरदर्शी के निर्माण व प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि संपूर्ण सौर परिवार सूर्य केंद्रित है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये यहाँ पर हुआ। और दूसरी घटना है कि जब 1803 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उस समय उन्होंने परमाणु ठोस लचीले पिंड के रूप में देखा था। उसके बाद में हमें परमाणु की आंतरिक संरचना का आभास हुआ कि यह कणों से मिलकर बना होता है और इसमें थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल से हमारी समझ में और यहाँ पर आया और इस तरह से हमारी समझ बढ़ी और ये हमारे ठीक तरीके से समझ में आया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में दोस्तों अगला है, इस प्रकार विज्ञान कभी यह दावा नहीं करती है कि इसको अंतिम सत्य मिल गया है। तो ये आपको दोस्तों सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। जिनके पास सीरीज या बुक है तो उनको वहां से तैयारी करनी है। ये सारे प्रश्न दोस्तों इस यूनिट के हमने नहीं देखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न ही यहाँ पर देखे हैं। जिनके पास सीरीज या बुक नहीं है तो उनको एटलीस्ट इतने तो याद करके जाने ही है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।